नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। कोरोना बिहार में अपना पैर पसार रहा है और यह सेकेंड स्ट्रेन की जो बातें आ रही है, बता दें आपको, बहुत खतरनाक है। यानी कि जो पहला स्ट्रेन आया था उससे भी खतरनाक। हमने आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी दिया है कि क्या क्या लक्षण है नए वाले कोविड का। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में फिर से वैसी आपदा आती है जैसे पिछले बार हमें देखने को मिला था। वैसे आपदा में क्या बिहार सरकार ने अब तैयारियां पूरी कर ली है? क्या अब यह समझ आ गया है बिहार सरकार को कि हमें इतने बेड्स लगाने हैं, या फिर ऐसे अगर कुछ होता है अचानक से मरीज बढ़ते हैं तो कहाँ उनके लिए सुविधा की जाएगी? इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा। और आज हम दोनों थोड़ा दूरी में भी बैठ चुके हैं क्योंकि कोविड जो है कहीं भी हो सकता है, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो पूरी तरह से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए तो सबसे पहला सवाल यही कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आप प्लीज़ बता दें। मैं ही बता देती हूँ और उसके बाद हम उसी रेफरेंस से आगे बातों को बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हाँ, ट्वीट पढ़ लीजिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, फिर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का भी ऑपरेशन होगा जो हमारे पास रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक। सरकार की भी रिपोर्ट का। हाँ, तो तेजस्वी यादव लिखते हैं कि मैंने पूर्व में ही बिहार की मरणासन स्वास्थ्य व्यवस्था को आपके सामने और सदन के पटल पर रखा था। सीएजी की रिपोर्ट ने भी मेरी बातों को सत्य पाया है। नीति आयोग अनुसार बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी मानकों पर निचले पायदान पर है। बिहार में 59% डॉक्टर, 92% नर्स व 56% शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा मिडवाइफ यानी कि दाइयों की भी कमी की बात कही गई है, जिसके बारे में डिटेल हम आगे बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया है और हालांकि उन्होंने ये बातें सही कही है कि सदन में भी उन्होंने इन बातों को उठाया था। तो क्या सरकार इस पर अमल कर पाई है या क्या हुआ है? और देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस रिपोर्ट को साझा किया है वो सीएजी की रिपोर्ट है। इससे पहले नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई थी और ये सीएजी की रिपोर्ट भी अब समझिए करीब करीब 20 दिन पुरानी रिपोर्ट है। ये 21 मार्च को यह रिपोर्ट आ गई थी। इस रिपोर्ट में सीएजी का काम ही है देश भर के जितने भी विभाग हैं, चाहे राज्य सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों, हर विभाग का वो ऑडिट करते हैं। उस ऑडिट में पता चलता है कि जो टारगेट रखा गया था वो पूरा हुआ कि नहीं, या पूरा भी किया गया, उसमें घपलेबाजी कितनी हुई, गड़बड़ियां क्यों है, इन तमाम मुद्दों को वो सामने रख देती है। जिसके बाद फिर हम मीडिया वाले फिर किरकिरी उड़ाते हैं, करते हैं सरकार की भी। फिलहाल कोरोना की स्थिति देश में तो भयंकर है। 1.5 लाख से ऊपर अब केस मिलने लगे हैं और बिहार में भी जो है रफ्तार बढ़ गई है। कल ही मैंने कहा था 30 गुनी रफ्तार से अब कोरोना ने गति पकड़ ली है। तो ऐसे में बिहार को अलर्ट हो जाने की जरूरत थी। जिस हिसाब से पिछले साल हम लोगों ने जो देखा, जो अफरा तफरी का माहौल कायम हुआ, सारे अस्पताल फुल हो गए थे, आज भी वही स्थिति है। उस वक्त जब पिछले साल में अगस्त महीने में जो सीन क्रिएट हुआ था वो अब यहाँ पे अप्रैल में ही देखने को मिल रहा है। बात माने तो बहुत दिन पहले से ये खबरें आ रही थी कि नए स्ट्रेन, नया स्ट्रेन, नया स्ट्रेन। तो ऐसे में सरकार को पहले ही सहम जाना चाहिए था, पहले ही ये सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए थी, तैयारी करनी थी, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसका पोस्टर बाजार में लगता था। हाँ। मास्क पहने, दूरी बनाए रखें। लेकिन ठीक है, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें। आप जब भी कोई सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम का पालन तो होता नहीं है। ना बसों में कोई नियम का पालन होता है, ना सब्जी मंडी में कोई नियमों का पालन होता है। आप 7 बजे मार्केट बंद करा देते हैं, लेकिन 7 बजे से पहले क्या भीड़ नहीं लगती है क्या? एग्जैक्टली कोरोना सोचता होगा कि शाम के 7 बजे के बाद हम मतलब एक्टिव हो जाएंगे और 7 बजे के पहले लोगों को घूमने देते हैं। आई थिंक यही सेंस लगाया होगा इन लोगों ने। वही बात है ना रिया, कि अब ऑटो में आप बैठते हैं, हाँ, तो 4 लोगों को 4 लोग बैठा ही गई। बस में वो बैठा ही लेता है। सब्जी मंडी में भीड़ लग ही जाती है, दुकानों में भीड़ लग ही जाती है। लेकिन थोड़ा पहले अगर आप बंद कर देंगे उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि उतने लोग की तो चेन बन गई ना। बिल्कुल, वह चेन जहां भी जाएगी आपको परेशान करेगी। और कुछ चीजें बहुत हास्यपद है, जैसे कि रात में नाइट कर्फ्यू की बात कही जाती है, तो मुझे समझ नहीं आता। जब आपने ऑटोमेटिकली, जैसे बिहार में जो गाइडलाइन जारी हुआ कि 7:30 बजे के बाद सभी चीजें बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। ये क्या सेंस बनता है? जब दुकान बंद रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, तो इंसान बाहर निकलेंगे ही नहीं किसी भी काम से। ये मैंने उस दिन भी कहा था, ये अघोषित लॉकडाउन जैसी स्थिति है और अघोषित नाइट कर्फ्यू मान सकते हैं। बिल्कुल। अब बात यह है कि सरकार जनता के ऊपर गाइडलाइंस थोप तो देती है कि आप इसे पालन कीजिए, नहीं तो बुरे फंसेंगे, कोरोना पकड़ लेगा, बीमार पड़ जाएंगे।
लेकिन बीमार पड़ ही जाते हैं, उसके बाद का क्या आपकी है? व्यवस्था इतनी लचर है, सीएजी ने जो आपकी बेइज्जती की है उसका क्या करेंगे आप? आपके पास जब 1 साल का वक्त मिला तो आपने तैयारियां क्यों नहीं की? जो आंकड़े मिल रहे हैं रिया वो चौंकाने वाले हैं कि 1 लाख की आबादी पर जो डॉक्टर होने चाहिए थे, चाहे नर्स और मिडवाइफ मिला करके एवरेज 221 होने चाहिए थे, लेकिन बिहार में 20 भी नहीं पहुंच रहा है। 20 से पहले ही खत्म हो जाते हैं, 19.74। मतलब 1 लाख लोगों पर 20 भी नहीं है, 20 भी डॉक्टर्स या फिर नर्स, इवन दाई भी मौजूद नहीं है। नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर बेड फुल हो जाते हैं, बेड तो फुल हो गए, लेकिन उसके बाद भी उस जितने भरे पड़े हैं उसे भी सही से केयर करने के लिए आपके पास ना तो डॉक्टर है, न नर्स है, न तो मिडवाइफ। ऐसे में आप कैसे निपटेंगे? बिल्कुल। साथ ही साथ जो कहा गया था कि आप मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और भी हॉस्पिटलों का बेड बढ़ाएंगे, आप अनाउंसमेंट करके आते हैं 500 बेड का वहां खुलेगा, 1000 बेड का वहां खुलेगा, लेकिन घोषणा के बाद हकीकत कहां तक है इसकी रिपोर्ट दिखा रही है। बिल्कुल। सीएजी के पास जब आंकड़े आ जाते हैं, जब वो ऑडिट होता है तो सब कुछ हिसाब किताब लग जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेडिकल कॉलेज के नाम पे या मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर जब बिहार सरकार को पैसा दिया जाता है उसमें से 75% पैसे खर्च ही नहीं हो पाते हैं, तो पैसे वापस हो जाते हैं। तो ये सिस्टम की कमी है मुख्यमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप इसे ठीक नहीं किए। आपको पैसा दिया गया कि आप सिस्टम को दुरुस्त करें, यूटिलाइज करें उस पैसे को, आपने यूटिलाइज नहीं किया। 25% मुश्किल खर्च कर पाए, 75% लौट जाता है आपका। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है, तो इसी का खामियाजा आफ्टर ऑल जनता ही तो भुगतती है। देखिए सदर अस्पताल का जो हाल हमें देखने को मिलता है भयावह। पीएमसीएच, एनएमसीएच, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बिहार के टॉप हॉस्पिटल्स में शामिल हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो अब हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता और जाता भी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने भी नहीं हैं कि चलो, पिछली बार भी स्थिति देखा हमने कि बाद में परमिशन दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, फिर भी सब जगह बेड फुल। रूबन हो गया, फॉर्ड हो गया, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, पारस हॉस्पिटल में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक चीज और देखिए यार, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ इस रिपोर्ट में कि पावापुरी, मधेपुरा और बेतिया, ये 3 मेडिकल कॉलेज के लिए जो पैसे दिए गए थे वो करीब 328 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। 328 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी कि ताकि मेडिकल कॉलेज वहाँ पे खुल जाए। बेतिया वाला मेडिकल कॉलेज हो, मधेपुरा हो या पावापुरी का हो, ये खुल जाए। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ जो है ये जो हम लोग बोलते हैं ना निविदा, टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर देने में इतनी देरी कर दी गई कि अब उसी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए अब वो राशि बढ़ करके 221% वो खर्च बढ़ गया है। वो पैसा कहां से आएगा? एग्जैक्ट। जब सवेरे रहते जितने राशि आपने तय किया था उसमें काम करवा देते, एक टेंडर का घपलाबाजी, घोटालेबाजी सबके चक्कर में जाकर के इतना डिले हुआ कि अब वही खर्च जो है 2 गुने से भी अधिक जो है 200%, 2 गुने में कह रहा हूँ 221% ये खर्च बढ़ गए। अब 386 का समझ लीजिए कितना करोड़ और लग जाएगा। तो ये क्या खेल है? बिहार में सिस्टम को अगर सुधारना है तो इसके लिए आपको तो कम से कम अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल सबसे जरूरी चीज है, शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। जो रिपोर्ट्स बताते हैं कि शिक्षा के नाम पर भी 56% टीचर ही कम है, 56% शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। ऋतु जायसवाल उन्होंने ट्वीट किया है क्योंकि सुशील मोदी जी ने कहा कि बंगाल में आपको बेरोजगार मतलब आपको रोजगार मिलेगा। तो अब क्या बिहार के लोग 19 लाख लोग जिनको मतलब 19 लाख रोजगार की बात कही गई थी, तो अब क्या बिहार के लोग बंगाल जाएंगे अपना मतलब नौकरी लेने के लिए? जायसवाल ने करारा तंज कसा है, उसने साफ-साफ कह दिया बेरोजगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब जैसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बेरोजगारों को बख्शा नहीं जाएगा। 19 लाख रोजगार पूरा करने के लिए आपको बिहार सरकार बंगाल भेजेगी, बंगाल जाइए और वहां नौकरी पाइए। खैर हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा ये कहना है कि इसको ऑल्टरनेटिव है, जैसे कि पर्व त्योहार में हमने देखा है, अगर हम प्रकाश उत्सव की बात कर लेते हैं, इतने बड़े पैमाने पर टेंट सिटी बनाया गया, तो वैसे में जब आस्था में उतना खर्च हो सकता है, कोई उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बस ऑल्टरनेटिव ये है कि फिर तो कोविड टेंट सिटी भी बना देना चाहिए। अगर मतलब ऐसा सिचुएशन है बिहार में कि अब चलो ठीक है गवर्नमेंट नहीं कर पाई पूरा, अभी तो आपदा का समय है, अब अचानक से ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है, तो ऐसे में उन्हें ये सारे ऑल्टरनेटिव्स लेने चाहिए। टेंट सिटी बना दें, वहाँ पे देखभाल करें।
लेकिन प्रॉब्लम फिर ये होगा कि ना डॉक्टर मौजूद है ना नर्स मौजूद है। क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर्स तो इनको बना के रखना चाहिए था। हाँ। क्योंकि कोरोना तो खत्म नहीं उस हुआ। वक्त जब आपने कोरोना रिपोर्ट हाँ देने कम कर दिए थे, टेस्टिंग कम कर दी थी। बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वैक्सीनेशन से अधिक आप टेस्टिंग पर ध्यान दें तो आपके मरीज बढ़ने लगे और इस खतरनाक गति से बढ़े हैं कि अब डर जाने की जरूरत है। हाँ। पटना में अगर 1400 के आसपास अगर केस पर डे मिलने लगे तो फिर तो रिकॉर्ड टूटने वाला इट है इज ना। लाइक कि हर मिनट पे कोई ना कोई पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम वैसे सोचे तो ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब हमें क्या पता। और इस स्ट्रेन का जो है सिम्टम्स वो बहुत ही अजीब व गरीब है। किसी की आंख लाल है तो उसे कोविड हो सकता है, किसी के गले में खराश है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बुखार सर्दी खांसी हो तभी आपको कोरोना है। तो ये जो सिम्टम्स है अजीब से सिम्टम्स है, तो ऐसे में लोगों को पता तो ऑब्वियसली नहीं आप चलेगा। अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग माना जाए तो 90,000 फिजिशियन की जरूरत बिहार में फिलहाल है, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 35,000 फिजिशियन ही हैं। यानी कि बहुत परसेंटेज कम हो के आसपास अंतर है। Oh my तो God। ऐसे में कहाँ से मिलेगा? दूसरी बात देख लीजिए, फिजिशियन मैंने कहा 61% अगर परसेंटेज में बात करें तो 61% कमी है। हाँ, जो आयुष डॉक्टर होते हैं मेडिसिन वो 0% मतलब वो ठीक है, वो उसमें कमी नहीं है। आयुष डॉक्टर्स में कमी नहीं है। डेंटल डॉक्टर जो है उसमें 69% कम है और नर्स तो 92%। और आई थिंक सबसे ज्यादा रोल जो निभाते हैं वो नर्सेज होते हैं। और कोविड के टाइम में भी, क्योंकि एक डॉक्टर के पास ये इतना टाइम नहीं होता कि वो पर्टिकुलरली सब जगह जाके चेक कर सके कि क्या स्थिति है। और नर्सेज जो है, चाहे वो मेल नर्स हो या फिर फीमेल नर्स हो, वही लोग आई थिंक सबसे ज्यादा रोल निभाते हैं। और उनको सबसे ज्यादा उनका ही रोल होता है ऑब्वियसली किसी भी पेशेंट को ठीक करने में, क्योंकि दिन रात वही लगे होते हैं। और ऐसे में अगर नर्सेज ही अवेलेबल नहीं, 92% नर्सेज की कमी है, तो फिर क्या होगा हम समझ सकते हैं कि। और देखिए जो चिकित्सकीय उपकरण होते हैं, जैसे आपको पिछले साल ही याद होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एंटीजन करने के लिए हमारे पास किट नहीं थे। आरटीपीसीआर तो छोड़ ही दीजिए, बंगाल जाना पड़ रहा था उस वक्त। हाँ, बंगाल से रिपोर्ट मंगाया था 3-4 दिन में रिपोर्ट 4-5 दिन लगते थे। तो हमने तैयारियां नहीं की। हमारे पास उपकरण अगर आए भी, अभी भी आए हैं क्या? हाँ, नहीं अभी भी कंप्लीट नहीं है। अभी तो खैर चलिए, अभी जो कोविड अस्पताल है वहाँ पे व्यवस्था कर दी गई वो है। तो प्राइवेट वाले भी अलग से खुद से ही कर रहे हैं। सरकार में भी व्यवस्था की है। हाँ। लेकिन रफ्तार आपकी टेस्टिंग की ओर बढ़ जानी चाहिए थी, बिल्कुल। बढ़ी नहीं। जो उपकरण है कई मेडिकल कॉलेज में ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, उसको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। उपकरण चलाए कौन जानकार नहीं है, धूल फांकते हैं उपकरण। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जहां तक एक आंकड़ा है मेरे पास कि 10 साल में कहा गया था कि 11 मेडिकल और एक डेंटल कॉलेज खुलने थे, 2 ही खुले। और 61 नर्सिंग संस्थान खुलने थे, कितने खुले? उसमें भी 2 ही खुले। तो आप सोच सकते हैं कि 9 उधर और 59 इधर, मतलब 59 और 9 प्लस कर लेते हैं तो 68 जो है, मतलब 68 खुलने वाले थे, 68 नहीं खुले हैं। मतलब ये समझ लीजिए ना कि हाँ। ये आंकड़ा ये बता रहा है सरकार कितनी लापरवाह है। बिल्कुल। सरकार का स्वास्थ्य महकमा कितनी लापरवाही बरत रहा है, इस सब चीज को देखना पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं मंगल पांडे जी तो पिछले साल कोरोना में तो 3-4-5 महीने तो समझ ही नहीं रहे थे जाना है कि नहीं जाना है। उन्हें जब लगा कि NMCH गए थे फिर वो। हाँ, तो बाद में वो जाना शुरू किए। स्थिति याद होगा आपको, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या भयंकर कमी हुई थी। हाँ। और जिसकी वजह से कितने लोग बच सकते थे और उनका डेथ हो गया बिकॉज ऑफ दिस। और ये जो नया स्ट्रेन, इसके बारे में हमने सुना है कि 5 दिन के भीतर अगर सीरियस मैटर है तो दे आर नॉट, मतलब कोरोना उनको छोड़ नहीं रहा है। हाँ, खत्म हो जाते हैं। हाँ। ये जानकारी हमें भी मिली है। ये स्ट्रेन तो खतरनाक है ही। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बिना सिम्टम्स के भी कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा भी कुछ लगता है, जैसे कि आपने भी बताया आंखें लाल होना या कुछ भी, तो इन सब चीजों का एक होता है, लक्षण है कि अगर आप इसमें कुछ फील कर रहे हैं ऐसा, तो आप जाइए। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि आइसोलेट हो जाना है, बिल्कुल भी संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कम हानि करे लेकिन आपके परिवार वाले हैं। और इन सभी चीज़ें जो इस बीच जो सभी बातें आती है, जैसे बंगाल चुनाव की भी बात करते हैं लोग कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ तो मामले ऐसे हो रहे होंगे। मैं वही स्पष्ट कर दूं लोगों को, आप ये ना माने कि वहाँ पे चुनाव है तो वहाँ कोरोना नहीं है। दरअसल ये सरकार के सिस्टम की खामियां हैं, बिल्कुल, जिसका खामियाजा जो है अल्टीमेटली जनता क्योंकि को भुगतना है। वो रिपोर्ट सामने नहीं आती। आपको याद होगा पिछले साल बिहार में लिया, जब स्वास्थ्य सचिव बार बार बदले गए, प्रत्यय अमृत आए, तो रिपोर्ट छुपाने की कोशिश की गई थी।
बिल्कुल। गुस्सा करने लगा। हाँ। मीडिया को सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। बात ही नहीं कर रहे थे। हाँ, तो परिस्थितियां ये उत्पन्न होगी कि आंकड़े छुपाए जाने लगे। हाँ। जब अचानक से विस्फोट हुआ कोरोना का, तो सबको समझ में आया कि गड़बड़ियां तो की जा रही और हैं। बता दें आपको जानकारी के लिए कि उस वक्त पीएमसीएच और एनएमसीएच के पिछले द्वार से कितने मतलब डेड बॉडीज निकाले गए हैं और किस हालत में निकाले गए हैं, और ये आंकड़े छुपे रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ तो कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सरकार की जुमलेबाजी है। आप इन सभी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि प्रॉब्लम हमें ही होगा, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम नॉर्मल लोगों को होगा, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका मतलब उतना पहुंच नहीं है। अब जिनके पास पहुंच है वो तो सचिव को कॉल करके या फिर जो भी मंत्री को कॉल करके पहुंच जाएंगे एम्स के हॉस्पिटल में। ये सिचुएशन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 92% हाँ, नर्स की कमी। हाँ, और जो भी नर्स हैं वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रही हैं, एएनएम जीएनएम जो भी है। हाँ। हर किसी को देखिए कि वो तो परेशान है, तो उन्हें भी आप सही से कैरी नहीं कर पा रहे हैं। जो इतने गिने चुने उंगली पर आपके पास नर्सेज हैं, तो नई भर्ती का क्या करेंगे, वो कब करेंगे, और करेंगे तो उनका ख्याल कितना रखेंगे, ये कौन समझेगा। अभी इन दिनों फिर से जैसे जैसे कोविड केसेस बढ़े हैं, फिर से सिचुएशन भगवान थे, आज भी भगवान है, नर्स आज भी आपकी सेवा में है, तो इन लोगों की जिम्मेदारी बहुत है, तो इनकी सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये संख्या कम है, तो आप इसके लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? आप मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? जब 10-11 खोलने हैं तो आप क्यों नहीं खोल रहे हैं? नर्सिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको 61 खोलने हैं तो 2 ही क्यों खोल रहे हैं? 11 मेडिकल खोलने हैं तो 2 ही क्यों खोल रहे हैं? सिचुएशन जो है वो बहुत ही भयावह, अजीब, और खोलने के लिए पैसा दिया जाता है तो आप टेंडर देने में इतना देरी कर देते हैं कि वो लागत बढ़ करके 221% बढ़ जाता है। अच्छा, आपने बोलते हुए सुना है कई लोगों को कि चलो कोलकाता में था या फिर तो कोई दिल्ली में था तो बच गया, बिहार में तो नहीं बचता। ये सुना है आपने? बिल्कुल, ये ऐसा होता ही है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है जिसे ठीक करने की। दिल्ली में भले ही केसेस बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर यह है कि हर गली हर चौक पे ऐसे प्रोफेशनल क्लिनिक्स हैं जिनके पास मतलब है, सुविधाएं हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास तमाम जो भी इक्विपमेंट्स है वो है, वो आपको इजीली सर्वाइव करवाने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ आप इस हॉस्पिटल में जाइएगा, आपको दूसरे हॉस्पिटल में दौड़ाया जाएगा। सदर अस्पताल में तो आप कदापि ना जाएं, क्योंकि वहाँ सिचुएशन और ख़राब हो सकता है। सरकारी अस्पतालों पे किसी को भरोसा नहीं रह गया है बिहार में, और उल्टा है दिल्ली में। तो हम किसी और राज्य से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे साथी बता रहे थे, हाँ, वो गए थे पीएमसीएच IJIMS, हाँ, वहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह रोगी की भीड़ है। क्या उस क्राउड में कितने कोविड पेशेंट हो सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने वहाँ व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं की है कि लोग डिस्टेंस का पालन करें? सोशल डिस्टेंसिंग की आप बात करते हैं, लेकिन नियम कानून की ही मैं कहता हूँ, जो गाइडलाइंस आप जनता पर थोपते हैं उसे आप सही से पालन भी नहीं करा पाते हैं। उसमें तो आपकी इतनी खामियां हैं कि कोई अगर पेशेंट बन जाएगा तो उसका इलाज आप सही से नहीं कर सकते, और अगर कुछ हो जाता है उन्हें तो फिर उनके आगे पीछे देखने के लिए कुछ नहीं रहता है। क्या सरकार के पास कोई भी इंस्टेंट, वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, उसमें वो फिसड्डी हैं। और इस पर हम बिहार सरकार को लगातार शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आपदा जब आए हैं तो आपके पास जो मैनेजमेंट टीम है वो क्या कर रही है, क्यों नहीं कुछ देखने को मिलता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिलती ही नहीं है। और हम दूसरी ओर भी चल देंगे कि कोरोना ने जो मार मारी है हमें आर्थिक व्यवस्था के रूप में, हमारा जो सिचुएशन हुआ है, खासतौर से मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, बीच वाले जो लोग होते हैं और लोअर मिडिल क्लास, उन लोगों की स्थिति भयावह है, जिनके प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो खास करके छोटे स्कूल जो 100-200 बच्चों के साथ, हाँ, खास करके आत्मनिर्भर हैं। बड़े प्राइवेट स्कूल्स की तो बात नहीं हो रही है, कम से कम 5-7 ऐसे टीचरों का भी पेट पालते हैं। कोई किसी का मकान है तो उस मकान के मालिक को किराया तक भरते हैं। तो ऐसे स्कूल जो छोटे हैं, अपने बजट में सब कुछ संभालते हैं, किसी तरह पेट चला पाते हैं, उनको आप एक झटके में बंद कर देते हैं, जबकि वो कोविड नियमों का पालन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास उतने स्टूडेंट्स भी तो नहीं होते हैं ना, इजीली दे कैन। आप मार किस पे करते हैं? सब्जी मंडी पे मार कर देते हैं। वो सब्जी वाला जो सब्जी बेच करके अपना पेट पाल रहा है, आप उसे 7 बजे तक मौका देते हैं। समय देखिए, समय कैसा है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल महीना है, और इस वक्त की टेम्परेचर आप जरा देखिए 36-34। बेसिकली लोग सब्जी खरीदने
सुबह दोपहर 3 बजे से तो वो सब्जी नहीं बेचेंगे ना, उनकी भी तो जिंदगी है। क्या उनका तबीयत तब नहीं खराब होगा जब वो धूप में सब्जी बेच रहे होंगे? ये अलग मैटर है कि आपने 7 बजे तक गाइडलाइन जो है वो है गवर्नमेंट की, हम उसका वो नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट इतना सेंस तो होना चाहिए कि 7 बजे के बाद और 7 बजे के पहले क्यों? दुकान एवं प्रतिष्ठान जहाँ तक बंद करने की बात हुई, उसमें आपने जहाँ भीड़ लगती है रेस्टोरेंट को आपने मना नहीं किया, 25% 35% मतलब पॉपुलेशन के साथ आप रख सकते हो। पालन कौन कर रहा है 35%? एग्जैक्टली, यू कैन गो एंड चेक। आप परिवहन विभाग में जाके देख लीजिए, किस बस में आपको 35% लोग बैठाएंगे? वो चलाएंगे ही नहीं बस। दिक्कत तो ये है, वो बस नहीं चलाएंगे ना, घाटा क्यों सहेंगे वो? बिल्कुल। टेम्पो वाले ने मुझे बोला कि अगर ऐसा होगा तो हम किराया डबल कर लेंगे, तो जो हम देते थे हमको दीजिए। अंतिम में मार तो आम जनता, मिडिल क्लास फैमिली और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिनका बिजनेस है, खास तौर से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनके पास तो बहुत ऑल्टरनेटिव्स है, उनको तो गवर्नमेंट दे रही है सुविधाएं। उनको मिल ही जाना है। हाँ, बड़े बड़े कंपनीज है वो वर्क फ्रॉम होम, बड़े कंपनीज को कोई घाटा नहीं है, छोटी कंपनीज है, छोटे बिजनेसमैन है, उनका कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ऐसे में अचानक से बंद कर देना, फिर से शुरुआत हो रही है। देखिए, इशारा है, हम मतलब हमारे रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक प्रोबेबली अप्रैल मिड या फिर मई के शुरुआत में लॉकडाउन लग जाएगा। और फैसले हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर बात देखा जाए तो एक ही बात हम कहना चाहेंगे, जनता को गाइडलाइंस की मार से डराया जाता है, लेकिन जो सरकार का अपना सिस्टम है वो इतनी खोखला है, इतना खोखला है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। जो ये रिपोर्ट आपने अभी सीएजी की देखी है वो समझने के लिए काफी है कि सरकार सिर्फ आपको डराती है, लेकिन जब अपने काम करने की बारी आती है तो शायद पता नहीं किस बिल में घुस जाते हैं, क्या खेल करते हैं, कोई हिसाब किताब। क्योंकि हमारी जनता गाइडलाइंस फॉलो करने से पीछे नहीं हटती है, लेकिन वो तभी फॉलो हो सकते हैं जब आप भी उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाओ और आप भी हमारे लिए कुछ सोचो। अब आप वन साइडेड चीज़ें करोगे तो फिर जनता को दिक्कत होगा और उसका विरोध वो करेंगे और नहीं मानेंगे, तो फिर इसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। अदरवाइज कहना चाहेंगे कि इन सभी चीज़ों से हटकर, पॉलिटिक्स से हटकर, फिलहाल ज़रूरत है आपको अपने सेहत को देखने की और खुद सावधान रहें, क्योंकि अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, आप किसी पे भी आश्रित नहीं हो सकते हैं। अपनी सुरक्षा खुद में जितना बच सकते हैं बचें, क्योंकि अस्पताल आपकी सुरक्षा करने के लिए उतना कैपेबल नहीं। बिल्कुल। तो ये कड़वा सच के साथ, इसी कड़वे सच के साथ हम इस वीडियो की समाप्ति यहाँ पे कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सुरक्षित रहें, घर पर रहें जितना हो सके। धन्यवाद।